अच्छा, अब हम यहाँ पे क्लस्टरिंग के बारे में देखते हैं। क्लस्टरिंग का ये होता है कि जब भी क्लस्टरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपने क्लस्टर्स बनाने हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं। जब भी आपको कोई डाटा सेट दिया जाएगा, उसके अंदर जितने भी डाटा जिनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको आप एक ग्रुप में डाल देते हो, यानी उनका आप एक क्लस्टर बना देते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक डाटा, मिसाल 1,000 फूलों की तस्वीरें हैं, उनमें जितने भी फूल जिनका कलर पिंक है उनको आप एक ग्रुप में डाल दोगे, जितने भी फूल जिनका कलर ऑरेंज है उनको आप एक ग्रुप में डाल दोगे। इस तरह आप मुख्तलिफ ग्रुप्स यानी मुख्तलिफ क्लस्टर्स बनाते जाओगे। अब क्लस्टरिंग जो है वो एल्गोरिदम किसका है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, जिसके अंदर आपकी डाटा की लेबलिंग नहीं हुई होती। आपको पहले से नहीं पता होता कि डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। इसका एक मेथड होता है क्लस्टरिंग का, के मीन्स। के मीन्स क्या होता है? के का मतलब होता है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, यानी आपने कितने ग्रुप्स बनाने हैं डाटा के अंदर। मीन क्या होता है? मीन का मतलब ये होता है, इसमें आप क्या करते हो, आप ना मुख्तलिफ सेंट्रॉइड्स बनाते हो, यानी सेंटर पॉइंट्स बनाते हो। अब सेंटर पॉइंट जो आपने एक डिफ़ाइन किया, उसके करीब करीब जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे ना, आप उसको एक क्लस्टर में डालते जाओगे। अब एक दफ़ा आपने क्लस्टर बना दिए, फिर उसके बाद आप वो जो आपने सेंटर पॉइंट बनाया था उसकी आप जितने भी उसके इर्द गिर्द डाटा पॉइंट्स हैं उन सब की आप एवरेज लोगे, जिससे आपका एक और सेंट्रॉइड बनेगा। और फिर इस तरह आप लोग क्लस्टर्स बनाते रहोगे। ये वाला पॉइंट आगे जाके आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी समझ नहीं आई तो मसला नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे हमारे पास एक स्कैटर्ड डाटा है 3 फॉर्म्स के अंदर, यानी अब देखें कि ये वाला ग्रुप करीब करीब है, ये करीब करीब है, ये करीब करीब है। तो इसमें हमने इसके 3 ग्रुप्स बना दिए, के मीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली हमें 5 स्टेप्स बता दिए कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आपने कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। अब आपने किस तरह चूज़ करना है, नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, वो भी इस पीपीटी के अंदर आगे उन्होंने बताया हुआ है, तो अभी उसके बारे में हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टेड रैंडम के पॉइंट्स द सेंट्रॉइड्स, यानी आपने जो सेंट्रॉइड्स है ना, आपने ज़रूरी नहीं कि आप किसी डाटा पॉइंट को अपना सेंट्रॉइड बनाओ। आपके पास जो डाटा सेट है ना, उसमें आप कहीं भी अपना सेंट्रॉइड डिफाइन कर सकते हो, लिटरली कहीं भी कर सकते हो। अब फिर जो आपने सेंट्रॉइड डिफाइन किए होंगे स्टेप 3 में, उसके इर्द गिर्द जितना भी डाटा होगा आप उसको उस ग्रुप में डाल दोगे। फिर उसके बाद वही वाली बात कि आप उनका एवरेज लेते जाओगे, न्यू सेंट्रॉइड आएगा, फिर उसके करीब करीब जितना भी डाटा होगा आप उसके ग्रुप में डाल दोगे। अब ये सारा कुछ आगे जाके आपको जब वो डायग्राम्स वगैरह आएंगे सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या है कि आपने कितने क्लस्टर्स लेने हैं, 2 क्लस्टर्स लेने हैं इसको यानी इसकी ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। ये स्कैटर डाटा है। यहाँ पे आप देखो उसने किसी भी डाटा पॉइंट को अपना सेंट्रॉइड नहीं लिया, एक ये सेंट्रॉइड लिया, एक ये सेंट्रॉइड लिया, बिल्कुल रैंडम। उसके बाद देखो इस सेंट्रॉइड के करीब करीब जितने डाटा पॉइंट्स थे वो इसके अंदर डाल देंगे, इसके करीब करीब जितने थे वो इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह ये वाला सारा डाटा इसके करीब था, ये वाला सारा डाटा इसके करीब था। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने पहला क्लस्टर बनाया, ठीक है। उसके बाद हम इनकी एवरेज लेंगे इस डाटा पॉइंट के मुताबिक, जो भी हमारे पास फार्मूला था, जो हमें आगे जाके सिखाया भी जाएगा क्या फार्मूला है, उसके मुताबिक जब हमने एवरेज ली तो सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। मूव हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अब जो डाटा पॉइंट्स थे वो पहले तो इसके साथ थे, लेकिन अब जब ये यहाँ पे मूव हो गया तो ये वाले डाटा पॉइंट इससे करीब हो गए, तो ये वाले सारे डाटा पॉइंट्स इस वाले क्लस्टर के अंदर आ जाएंगे। आगे आगे जो पहले इसके अंदर रेड था वो इसके ब्लू के अंदर चला गया, आगे आ जाओ। फिर एक दफ़ा भी हमने एक क्लस्टर लिया है, अब ये दूसरी दफ़ा हमने एवरेज ली, तो ये यहाँ पे आया था, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब दोबारा हम बनाएंगे, अब मेरे ख्याल में डाटा सेट चेंज नहीं होगा, नहीं ये रेड वाला उधर चला गया, ठीक है ये चेंज हो गया। अच्छा, अब हमने कितनी दफ़ा एवरेज लेते जानी है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमने तब तक एवरेज लेते जानी है जब तक, मिसाल के तौर पे हम 2 दफ़ा एवरेज लें और कोई भी डाटा पॉइंट दूसरे क्लस्टर में ना जाए। इसका मतलब है कि अब हमारा मॉडल बिल्कुल सही ट्रेन हो चुका है, अब जितने भी हमारे डाटा सेट्स हैं वो सही ग्रुप में जा चुके हैं, क्योंकि अब वो अपना ग्रुप तब्दील नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का कन्फर्म हो जाएगा कि ठीक है, यानी अब हमने मज़ीद सेंट्रॉइड्स यानी मज़ीद एवरेजिंग नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे दोबारा जब लाइन बनी थी तो ये रेड वाला था, ब्लू हो गया था। अब देखो यहाँ पे हमने एवरेज ली, यहाँ पे आया, उसके बाद रेड वाला उधर चला गया, इसका मतलब हम दोबारा एक और एवरेज लेंगे। यहाँ पे हमने दोबारा एवरेज ली। अब देखो, अब एवरेज ली तो हमारा कोई डाटा पॉइंट कहीं भी नहीं गया, सही है। जब हमारा कोई डाटा पॉइंट कहीं भी ना जाए 2 दफ़ा एवरेज लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि हमारे अब सही से ग्रुप्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना इसके बाद मज़ीद एवरेज नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखो क्लस्टर कितने बनाए थे, 2 क्लस्टर बनाए हैं। हमें उसने कहा था सवाल के अंदर कि के को आपने 2 के इक्वल रखना है, तो ये लीजिए हमारे 2 क्लस्टर्स बन गए। अब यहाँ पे हमें वो एक चीज़ कह रहे हैं, के मीन्स इंट्यूशन, रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप। रैंडम इनिशियल अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास के मीन्स इंट्यूशन, रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप। रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप क्या होता है बेसिकली, देखें आपके पास यहाँ पे डाटा था, ठीक है। उसने आपको कहा कि आपने 3 क्लस्टर्स बनाने हैं। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में क्या करेंगे, आप लोग 3 सेंट्रॉइड्स ले लेंगे और हर सेंट्रॉइड के इर्द गिर्द जो भी डाटा होगा, जो डाटा जिस सेंट्रॉइड के करीब होगा आप उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे थिंग्स में गो रॉन्ग। किस तरह? मिसाल के तौर पे आपने पहला सेंट्रॉइड यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा आपने यहाँ पे ले लिया, कि हम तो रैंडम चूज़ कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता। तो अब क्या होगा
कि नीचे वाला डाटा सेट कहाँ जाएगा, ये वाला डाटा सेट कहाँ जाएगा। वो सेंट्रोइड्स ही आपस में इतने करीब होंगे तो डाटा तो सारा ख़राब हो जाएगा, हमारा मॉडल सही से ट्रेन ही नहीं हो पाएगा, सही से क्लस्टर्स ही नहीं बन पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका सोल्यूशन उन्होंने आगे हमें बताया हुआ है। इसका सोल्यूशन है जी, सोल्यूशन इसका हमने इन्होंने बताया हुआ है के मीन्स प्लस प्लस। अच्छा जी, तो ये जो हमारा बैड रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप है, इसका जो हमें उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है के मीन्स प्लस प्लस। के मीन्स प्लस प्लस में क्या होता है, ये होता है कि हम जो सेंट्रॉइड्स है ना वो बिल्कुल रैंडमली चूज़ नहीं करते, हम लोग एक स्मार्ट तरीके से चूज़ करते हैं। स्मार्ट तरीका क्या, पहला सेंट्रॉइड हमने रैंडमली चूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने रैंडमली चूज़ किया, हम उसके बाद देखेंगे उसके इर्द गिर्द जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना है हमारे पहले रैंडम सेंट्रॉइड के साथ। फिर उस डिस्टेंस के हिसाब से हम दूसरा सेंट्रॉइड चूज़ करेंगे, यानी जो उससे ज़रा दूर हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। दूसरा सेंट्रॉइड चूज़ कर लिया, फिर दोबारा हम ये सारा कुछ डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरा सेंट्रॉइड चूज़ कर लेंगे, जितने भी हमें उन्होंने क्लस्टर्स बनाने का कहा हो उतने हम सेंट्रॉइड चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं कि डाटा। अब यहाँ पे हमने 3 क्लस्टर यहाँ पे उसने वैसे ही बना दिए हैं दिखाने के लिए। अब ये बेसिकली फॉर्मूला है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। WCSS क्या होता है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। क्लस्टर के अंदर जितना भी डाटा है उसका अपने सेंट्रॉइड के साथ कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सिग्मा तो आपको पता है समेशन होती है, डिस्टेंस ये बेसिकली मेन चीज़ है। PI इसका मतलब होता है कि ये है आपका डाटा पॉइंट, और C1 ये है आपका क्लस्टर, यानी आपका डाटा पॉइंट का कितना डिस्टेंस है आपके क्लस्टर के साथ, यानी जो आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है, उसके साथ आपका कितना डिस्टेंस है। इसका ये होगा कि जो जिस क्लस्टर के अंदर यानी जिस सेंट्रॉइड के साथ आपके डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस जितना कम होगा, इसका मतलब वो क्लस्टर आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, इसका मतलब वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ दिखाई है। अच्छा, ये बेसिकली होता है इसलिए कि हम ये पता लगा सके कि हमने कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, ठीक है। ये जो इन्होंने मुख्तलिफ डायग्राम बनाई है, मसलन इसके अंदर 3 क्लस्टर थे, इसके अंदर एक था, इसके अंदर 2 हैं, तो ये इसके अंदर 3 है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आगे जाके पता चलता है। ये एल्बो मेथड के लिए कर रहे हैं बेसिकली। एल्बो मेरे पास एल्बो मेथड क्या है, एल्बो मेथड आपको ये बताता है कि आप लोगों ने कितने क्लस्टर्स बनाने हैं बेसिकली, ठीक है, उसके लिए एल्बो मेथड यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास डाटा था 1000 फ्लावर्स का, ठीक है, 1000 फ्लावर्स का, और आपने एक ही क्लस्टर बनाया, क्लस्टर इज इक्वल टू 1, तो मतलब 100 के 100 फ्लावर क्लस्टर 1 में आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्या था हमारे पास, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्केयर, WCSS, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसको हमने हमेशा मिनिमाइज़ करना होता है। मिनिमाइज WCSS मिनिमाइज़ होगा, कम होगा, यानी हमारे पास डिस्टेंस कम है पॉइंट्स के और क्लस्टर के दरमियान। डिस्टेंस कम है इसका मतलब हमारा जो क्लस्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब अच्छा है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब हमारा क्लस्टर सही नहीं है, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा फैला हुआ है और हमारा क्लस्टर अपने से दूर दूर वाले डाटा को भी कवर करी जा रहा है, ठीक है। तो इसको जितना मिनिमाइज हो सके हमने उतना करना है। अब जब हमारे पास सिर्फ एक ही क्लस्टर था तो डाटा कितना था उसके अंदर, 100 के 100 फ्लावर्स का डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन जब हमने 2 क्लस्टर बनाए ना, तो हमने देखा कि जो डाटा था ना वो 40-60 की रेंज में आ गया, यानी क्लस्टर 2 के अंदर 40 आ गया, क्लस्टर 1 के अंदर 60 आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, कहाँ 100 कहाँ 40-60 की उस पर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक क्लस्टर 3 बनाते हैं। जब हमने क्लस्टर 3 बनाया ना, तो हमने देखा कि क्लस्टर 3 के अंदर 30 का डाटा आ गया, क्लस्टर 2 के अंदर 40 का था, और क्लस्टर 1 के अंदर हमारे पास 30 का दोबारा आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा पहली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था, तीसरी दफ़ा इतना चेंज नहीं आया, मतलब सिर्फ 10 का चेंज है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्लस्टर 4 बना दें, तो क्लस्टर 4 में हमने देखा कि सिर्फ 25 यहाँ पे क्लस्टर 4 के अंदर है, यानी इस तरह डिवाइड हो गया कि 25 यहाँ पे, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25। तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, यानी सिर्फ अब 5 का चेंज है। तो यानी यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास क्लस्टर 4 है वो अब हमारे पास बहुत अच्छा क्लस्टर बन चुका है, यानी एक कम्पैक्ट क्लस्टर बन चुका है जिसके अंदर हमारा जो WCSS है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज्ड है, यानी डाटा पॉइंट्स और सेंट्रॉइड के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम रह गया, क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए। तो ये हमें, तो जब हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाए कि जब हमारा जो चेंज है WCSS वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है, इसका मतलब ये हमारे राइट अमाउंट ऑफ क्लस्टर्स हैं। इन दिस केस हमारे पास C इक्वल टू जब 4 हुआ तो हमारे पास चेंज बहुत कम रह गया और WCSS बहुत कम हो गया था, इसलिए हमने कहा कि ये हमारे राइट अमाउंट ऑफ क्लस्टर्स हैं। ये बेसिकली था आपका एल्बो मेथड। तो हम आगे आ जाते हैं, हाँ जी, आगे आ जाते हैं। आगे अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। क्लस्टर द फॉलोइंग 8 पॉइंट्स विद XY रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम डायरेक्ट उसमें जाके देखते हैं, ठीक है। हमने हमें उसने ना डाटा पॉइंट दे दिए, A1 में ये पॉइंट, A2 में ये, 3 में ये 4, ठीक है। अब और हमने 3 सेंट्रॉइड्स बना लिए, 3 सेंट्रॉइड्स में हमने रैंडम डाटा पॉइंट्स पिक किए। मिसाल यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रॉइड उसने 2 और 10 का पिक किया है, लेकिन यहाँ पे हम 7 5 का भी पिक कर सकते थे, इसमें कोई यानी मसला नहीं है। यहाँ पे मिसाल हमने हमें उसने कहा हुआ था कि K इज़ इक्वल टू 3 रखना है। हमने पहला 2 10 का यहाँ पे एक सेंट्रॉइड लिया, एक हमने 5 8 पे ले लिया, एक हमने 1 2 पे ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसका क्लस्टरिंग का एक फार्मूला है, फार्मूला ये है, मिसाल x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली पॉइंट होता है ना वो हमारा होता है x1 और y1, और जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो हमारा होता है x2 और y2। यहाँ पे जैसे आप देखें ये हमारा पॉइंट है, तो जो 2 है वो x1 है और जो 10 है वो y1 है। और यहाँ पे जैसे हमारा ये सेंट्रॉइड है तो इसका जो 2 है ये x2 होगा और इसका जो 10 होगा वो y2 होगा। मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ, ठीक हो गया। यानी ये x1 y1 होगा और जो सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा x2 y2 होगा। अब यहाँ पे उसने ऐसे ही किया था, पहले में आप देखें यहाँ पे x1 2 और y1 2 10 है और x2 y2 भी 2 10 है।
और यहाँ पे जब हम इसका मीन निकालेंगे, फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1 इसका डिटर्मिनेंट प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 10, तो इसका तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। अब यहाँ पे दोबारा अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, अगला पॉइंट 2 10 नहीं है, लेकिन इसका जो सेंट्रॉइड है इसके साथ जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये x1 y1 ही रहेगा, ये x2 y2 ही रहेगा। ठीक है, 2 10 x1 y1 और ये x2 y2। अब x2 माइनस x1 में क्या आएगा, x2 5 है और x1 2 है, यानी 5 माइनस 2 3, और y2 माइनस y1 में क्या आएगा, y2 8 है और y1 10 है। 8 माइनस 10 माइनस 2 होता है, लेकिन हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, यहाँ पे उसने 5 दे दिया। इसी तरह ही हमने इसका भी मीन कैलकुलेट करना है 2 10 का 1 2 के साथ। इस तरह हम लोग 2 5 का फिर 2 10 के साथ, फिर इस तरह करके हम लोग इस पूरे ये जो 3 कॉलम्स हैं इनको हम पॉपुलेट कर लेंगे। यहाँ पे इसने इन 3 कॉलम्स को पॉपुलेट कर लिया। अब क्या होता था कि जिस पॉइंट का, डाटा पॉइंट का जिस सेंट्रॉइड के साथ सबसे कम डिस्टेंस होगा वो डाटा पॉइंट उस सेंट्रॉइड में चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इसका सबसे कम डिस्टेंस क्या है, 0 है, और 0 किस सेंट्रॉइड के साथ है, 2 10 के साथ, तो क्लस्टर इसका क्या बनेगा, 1। ये 1 है हमारा, ये 1 फर्स्ट यानी डिस्टेंट मीन 1, ये फर्स्ट क्लस्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसका क्लस्टर फर्स्ट के साथ बन गया। अब 2 5 है, यहाँ पे आप देखें सबसे कम डिस्टेंस हमारा मीन ये हमारा 4 आया, और 4 किसके साथ आया है, 1 और 2 के साथ, इस वाले सेंट्रॉइड के साथ। इसकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3, तो इसका क्लस्टर कहाँ पे बनेगा, 3 के साथ इसका क्लस्टर बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट क्लस्टर नंबर 3 में चला जाएगा। इसी तरह 8 4 में देखें, 8 4 में 7 का सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस है। ठीक है, इसका सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ है, सेकंड क्लस्टर के साथ, 5 8 के साथ, तो ये क्लस्टर नंबर 2 में चला गया। ये हो गया, यहाँ तक हमने अब क्या किया, क्लस्टर बना लिए। अब आपको याद होगा कि हम सेंट्रॉइड का मीन कैलकुलेट करते हैं कब तक, जब तक हमारे क्लस्टर चेंज ना हो। अब यहाँ पे हमने किस तरह मीन कैलकुलेट करना है, मिसाल क्लस्टर 1 के अंदर आप सारे पॉइंट देखें, यानी क्लस्टर 1 के अंदर कितने डाटा पॉइंट्स हैं, क्लस्टर 1 सिर्फ एक है इन सब में, 2 10 2 10 यहाँ पे आ गया। क्लस्टर 2 देखें, क्लस्टर 2 के कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, क्लस्टर 2 हमारे पास 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट्स क्लस्टर 2 के अंदर पड़े हुए हैं, क्लस्टर 2 के अंदर हमने डाल दिए। अब क्लस्टर 3 के अंदर हम देखें कितने डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, क्लस्टर 3 के अंदर सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वो हमने क्लस्टर 3 के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट हम आ जाएँ, नेक्स्ट अब इसकी एवरेज लेनी है, एवरेज इस तरह लेनी है, 8 5 7 6 4, इसको जमा कर देंगे, 4 इसको जमा करके कितने, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर इस सबको भी जमा करके 5 से डिवाइड कर देंगे, जैसे इन्होंने किया 8 5 7 6 4, 5 से कर दिया, फिर इसको 5 से। तो हमारे पास जो न्यू वो सेंट्रॉइड बनेगा, ये हमारे पास जब इस सब का हम सम ले लेंगे वो हमारे पास x2 आ जाएगी, जब इस सब का सम ले लेंगे वो हमारे पास y2 आ जाएगी। इसका जैसे 2 + 1 3 हुआ, और 3 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आता है, शायद 1.5 आता है, 1.5 x2 हो जाएगा, 5 + 7, मेरा मैथ कमज़ोर है, 3.5, 1.5 x2 हो गया, 3.5 y2 हो गया। इस तरह हम लोगों ने पहला मीन कैलकुलेट किया। अब जब हमने पहला मीन कैलकुलेट किया तो नई क्लस्टर के कुछ बने, सारी वही वाली वर्किंग है, दोबारा हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, फिर दोबारा ये सारे हमने मीन कैलकुलेट किया और उसके बाद क्लस्टर कैलकुलेट किए, तो फिर ये सारे पॉइंट्स इन क्लस्टर में गए। ठीक है, एग्जाम्पल कंटिन्यू रहती है, यहाँ पे 1 3 2 1 2 2 3 1, 1 3 2 1 2 2 3 1। अब आप यहाँ पे बात नोट करें, जब यहाँ पे हमने देखा क्लस्टर ये थे, अब हमने दोबारा सारी वर्किंग की, क्लस्टर सेम टू सेम रहे। इसका मतलब है कि हमारे क्लस्टर अब बिल्कुल बेस्ट बन चुके हैं, अब हमें मज़ीद क्लस्टर बनाने की, सॉरी मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और सवाल है, यहाँ पे आगे कोड आ गया, यहाँ पे हमारी पीपीटी ख़त्म होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।